अभी तक समाकलन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कुछ याद है आपको? मैंने बोला था शुरुआत में ही कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 3 भागों में इसको हम स्टडी करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था, और ये तीसरा वाला है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन इसे हिंदी में बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो हम इसमें यह समझना चाहेंगे कि ये जो खंडशः समाकलन है ना, ये एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम इसको। भाई जैसे आपको बताएंगे कुछ चीजें, मैं अब फिर से रिमाइंड कराता हूं आपको याद होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, कौन से क्वेश्चंस में आप लगाते थे? ऐसे क्वेश्चंस में लगाते थे जिनमें एक फलन होता था और उसी क्वेश्चन में उसका क्या मौजूद रहता था? अवकलन। fx होता था और उसी क्वेश्चन में उसका f' होता था। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। भाई आपको जब तक ये मालूम नहीं रहेगा कि हम ये जो समाकलन कर रहे हैं इसको किस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, आप याद करिए बीच में कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए थे, कुछ फॉर्म हमने पढ़े थे इंटीग्रेशन के, कम से कम 10 फॉर्म्स मेरे ख्याल से थे, 10 फॉर्मेट थे, और उन 10 फॉर्मेट में अलग अलग तरीका था सॉल्व करने का उनके। तो जब तक आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं मालूम होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर फंक्शन हो और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी वहां पर उपस्थित हो। ये याद है सबको? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस जब हमने किया, हमने उसका यूज कहां पर किया? आंसर है हमने उसका यूज वहां पर किया जब सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं चला। दूसरा, उसमें जो फंक्शन आता था वो बड़ी बड़ी भिन्न आती थी, वहां पर हमने यूज किया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कहां करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल हम एक्चुअली ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर दो फलनों का प्रोडक्ट होता है, दो फलनों का गुणनफल होता है, वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन है। मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कहां पर होगा? जहां दो फलनों का क्या होगा? गुणनफल होगा। लेकिन दो फलनों के गुणनफल में हर जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ बात हमारी समझ में आई? फिर से सुन लीजिए जरा ध्यान से। खंडशः समाकलन विच इज नोन इन इंग्लिश एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां पर दो फलनों का आपस में क्या होगा? गुणनफल। लेकिन दो फलनों का आपस में गुणनफल होगा ऐसी हर जगह पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप गौर से देखने की कोशिश करिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, मैं बोलूंगा इसको इंटीग्रेट करिए, क्या करेंगे आप कहेंगे बड़ा आसान है, 2 का गुणा करो, 2 का भाग करो, ये sin 2x बन जाएगा और sin 2x का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाया नहीं हमने, जबकि दो फलनों का यहां पर क्या है, तो हर जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे। कुछ बात समझ में आई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कहां होगा? दो फलनों के गुणनफल में। लेकिन दो फलनों का गुणनफल कहीं भी हो जाए और वहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कर दे, नहीं हो सकता। कर सकते हैं हम, इसमें कर सकते थे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। हम sin x को t मानेंगे, cos x dx बराबर dt बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा, 2 का गुणा 2 का भाग करने से भी आ जाएगा, और हम चाहे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं √x sin x dx, यहां पर भी दो फलन कैसे हैं? आपस में गुणा में है, तो यहां पर क्या यूज कर सकते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? नहीं है कुछ भी तरीका हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन वो भी नहीं लगेगा, इस पे लग ही नहीं पाएगा आंसर। इनफैक्ट इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखकर हैरान होंगे, अभी मैंने क्या बताया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता कहां पर है? जहां दो फलनों का आपस में क्या होता है? गुणनफल। यहां दो फलनों का गुणनफल है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है,
दुनिया का कोई मेथड नहीं है जो इसका इंटीग्रल करके दिखा दे आपको। इस फलन का समाकल हो ही नहीं सकता। क्यों? आपने एक चीज सीखी हुई है यार, कितना आसान है। आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो। ध्यान से देखिए, आज कभी ध्यान नहीं देते हो पर आज ध्यान दीजिए। आपने क्या पढ़ा हुआ है? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकल कितना आना चाहिए? एफ एक्स आना चाहिए। ये तो सबको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? ठीक, इससे एक चीज और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है आपको? कि हम केवल उन्हीं फलनों का हम समाकलन कर सकते हैं जिनका केवल उन्हीं फलनों का हम समाकलन कर सकते हैं जो किसी न किसी फलन के क्या हो? अवकल गुणांक हो। देखिए जरा, इसके बहुत, हर एक सिक्के के दो पहलू, देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग। हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, इसका अवकलन करने से ये मिला, तो इसका समाकलन करने से क्या मिल जाएगा? तो हम समाकलन भी ऐसे फलन का कर सकते हैं जो दुनिया के किसी ना किसी फलन का क्या होना चाहिए? उसको अवकल गुणांक उसको होना चाहिए। समझ रहे हैं? आप उसी का इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो फलन दुनिया के किसी फलन का अवकल गुणांक है ही नहीं, उसका आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। तो ये दुनिया के किसी भी फलन का अवकल गुणांक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा फलन। दो फलनों किसी भी फलन का अवकल गुणांक, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल सकते। और अब आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी धरा का धरा रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कहां करेंगे? जब दो फलनों का क्या होगा? गुणनफल। लेकिन उसके साथ एक चीज और याद रखना है। क्या? कि दो फलनों का गुणनफल होगा तो हर बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कहां पर करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बट नॉट ऑलवेज। इसका मतलब लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? ये मैंने समझाने की कोशिश की। क्या समझे आप? कि हम समाकलन केवल उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जो किसी न किसी फलन के क्या होंगे? अवकलज होंगे। अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी फलन का अवकलज है तो ही हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन किसी फलन का अवकलज नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, इंटीग्रेटेबल नहीं होगा ये। कुछ बात हमारी समझ में आई? और ये जो फंक्शन अंडर रूट एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये दुनिया के किसी भी फलन का अवकल गुणांक है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे फलन आपको मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी भी इंसान का आधा एक घंटा बर्बाद करवाना हो ना, उसको ये सवाल दे दो जाके कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, बढ़िया अच्छे से उसके आधे एक घंटे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, पर फाइनली वो नहीं निकाल सकता क्योंकि वो नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। इसका निकलेगा ही नहीं इंटीग्रेशन क्योंकि किसी फलन का क्या नहीं है? अवकलज नहीं है ना। इंटीग्रेशन के लिए भी उसको किसी न किसी फलन का अवकलज होना आवश्यक है और ये किसी फलन का अवकलज नहीं है। तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट करवा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कहां करेंगे। समझ आ गया? कहां करेंगे बताओ? जब दो फलन आपस में गुणनफल में होंगे। लेकिन क्या हमेशा यूज होगा? हमेशा यूज नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर दो फलन आपस में गुणनफल में हैं तो उनके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? उस फॉर्मूले को बिना हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे कि वो फॉर्मूला कैसे बन गया अचानक से। ऐसे हम बता देंगे, आपको कम अच्छा लगेगा। अगर इस फॉर्मूले को बाकायदे हम लेके आएंगे कि ये यहां से ऐसे आ गया है, तो जब चीजों पर हम
किसी भी चीज को समझने पर जब थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, जब हम ज्यादा टाइम उस पर खपाते हैं तो वो चीज हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो हम उसको करके दिखाना चाहते हैं, आपको डिराइव करके दिखाना चाहते हैं। इसको हम हटा दे रहे, अब फॉर्मूले को देखिए कैसे करेंगे आप, और बाद में हम उस फॉर्मूले को लिख देंगे। देखिए तो यहां पर दो फलन कैसे हुआ करेंगे आपस में, गुणनफल में हुआ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये हमको एक चीज बताइए पहले कि मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, dx ऑफ u और v की फॉर्म में ले लेते हैं। fx gx भी हम बाद में लिख देंगे इसको, क्योंकि अभी u और v की फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल रहेगा। अभी से fx gx लिख देंगे तो बड़ा बड़ा आ जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी हमें। हम अवकलन से स्टार्ट करेंगे इसको डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, अवकलन से। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे u इंटू v का, एंड u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फलन हैं। अब बताओ इनका अवकल गुणांक क्या होगा। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक तो जानते हो ना आप, क्या होता है, u इंटू dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx इंटू v। भाई पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, ये तो रूल होता है। आप चाहो तो इसमें v पहले कर लो, du बाई dx बाद में कर लो। उससे ऐसे लिखने से क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है कि लगता है u इंटू v का अवकलन करना है। ऐसा नहीं है, v अलग से लिखा हुआ है, v इंटू du अपॉन dx, ऐसे कर लो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। बताइए इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो u इंटू डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल, नो आई एम सॉरी, ये लिख दिया मैंने, इसको इधर भेजेंगे तो ये तो ऑलरेडी इस साइड में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। समझ में आया इतना। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करिए। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने में क्या करते हैं, समाकलन का निशान और dx लगाते चले जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dv अपॉन dx इंटू dx, इंटीग्रेशन का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx। भाई समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो क्या करते हो आप, समाकलन का निशान और dx पे लिखते चले जाते हो। ये तो पहले से ही हमारे पास था, इधर भी करिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू वी, और यहां पर क्या है dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। इतना हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये क्या है, uv का अवकलज, और फिर उसी का हमने क्या कर दिया, समाकलन। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहां पर uv का अवकलज भी है और यहां पर उसका समाकलन भी लगा है, और समाकलन और अवकलन एक दूसरे की कौन सी प्रक्रिया होते हैं, विपरीत प्रक्रिया होते हैं। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी हट जाएगा और इंटीग्रेशन भी हट जाएगा। यहां पर केवल क्या रह जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डी एक्स ऑफ v dx, यहां पर केवल क्या रह जाएगा, u इंटू वी। नहीं समझ में आया, आया समझ में आपको कि ये है uv का x के सापेक्ष अवकलज, और फिर उसी अवकलज का आप क्या करे दे रहे हो, समाकलन, और दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, यहां पर केवल uv आ जाएगा बस। माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, और यहां साथ में क्या है dx।
अब थोड़े से एजम्पशंस यहां पर हमको करने हैं। क्या माना u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहला फलन, और d dx ऑफ v इज इक्वल टू g ऑफ x, दूसरा फलन। हमने देखो देखो ध्यान से देखो, इस u को क्या मान लिया, fx पहला फलन, ये dv अपॉन dx को क्या मान लिया, gx, मतलब दूसरा फलन। तो पहला फलन, दूसरा फलन, और साथ में dx अपना लगा रहेगा। वो जब वहां लिखने जाएंगे तो हम लिख देंगे अपना। समझ आ गया? अच्छा, अगर ये u की वैल्यू fx है तो मुझे एक जगह ऐसा भी आएगा जहां d dx ऑफ u चाहिए। इसका अवकलन करिए, d dx ऑफ u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f डैश x। ये समझ आ गया सभी को? अब अगर मैं यहां से एक जगह v चाहिए हमको, तो हम यहां से v निकालना चाहते हैं, इसको उधर भेज दो, तो ये क्या आएगा, dv इज इक्वल टू gx dx। ठीक है, समाकलन कर दो दोनों पक्षों का। dv का समाकलन क्या आएगा, v, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। बताइए, यहां तक में कोई डाउट है किसी बच्चे को? अभी इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये सारी वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर देंगे, यहां पर हम रख देंगे। देखना गौर से, इंटीग्रेशन ऑफ u की जगह पर क्या लिखा जाएगा, fx, d dx ऑफ v की जगह पर क्या लिखेंगे, gx, और साथ में क्या आएगा, dx इज इक्वल टू u की जगह पर क्या लिखा जाएगा, fx, v की जगह पर क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पर क्या लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और d dx ऑफ u की जगह पर क्या लिखा जाए। तो एक काम करो, पहले इसी की वैल्यू लिख दो आप, d dx ऑफ u की जगह पर क्या लिख दो, f डैश x इंटू, फिर इसके बाद ये तो हमने किसकी वैल्यू लिख दी, d dx ऑफ u की। अब v की वैल्यू लिखनी है तो v की वैल्यू ये लिखेंगे, gx dx। देखो, d dx ऑफ u की जगह पर ये आ गया, v की जगह पर ये आ गया, और अभी भी यहां पर क्या लिखना बाकी है, dx लिखना बाकी है। और अब आप देखें, यही फॉर्मूला है। पहला फलन कौन है, fx, दूसरा फलन कौन है, gx, प्रथम फलन, दूसरा फलन। फॉर्मूला क्या बना, दो फलनों का यहां पर क्या है, गुणनफल, और दो फलनों के गुणनफल का ही क्या निकाल रहे हैं हम, समाकलन। अब आप फॉर्मूले पे देखो, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो पहला फलन तो ऐसा ही लिख देते हैं, gx का क्या करके लिखते हैं, समाकलन। तो पहला फलन, दूसरे का समाकल। समझ में आया, माइनस समाकलन का एक निशान, फिर पहले का क्या हो रहा है, f डैश लगा है, पहले का अवकलज f डैश x है ना, और दूसरे का क्या हो रहा है, तो पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन, और फिर दोनों का गुणा करने के बाद फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx लगा है, फिर समाकलन। समझ रहे हैं? तो अगर इसे मैं शब्दों में लिखना चाहूं, आप एक काम करो, इसको नोट करिए, फिर इसको मैं वर्ड्स में लिख के आपको दिखाता हूं। ठीक है? अच्छा, ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? समझ आया? आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बस आप। ये क्या फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन ऑफ fx की जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्रथम फलन, इंटू gx की जगह पर क्या लिख देंगे, द्वितीय फलन, और यहां पर dx। पहला फलन, दूसरा फलन, अगर दोनों गुणनफल में हैं तो उनका समाकलन कैसे निकालेंगे, बताइए क्या किया जाए। पहला फलन तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रथम फलन, इनटू ये क्या है बताइए,
ये gx का समाकल है, तो द्वितीय फलन का समाकल, द्वितीय फलन का समाकल, ये फर्स्ट टर्म होगा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहां पर f डैश x क्या है, fx का अवकलज है, यानी कि प्रथम फलन का अवकलज। प्रथम फलन का अवकलज, और उसके साथ क्या लिखना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ gx dx क्या है, द्वितीय फलन का समाकल, द्वितीय फलन का समाकल, और उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, dx। ये फॉर्मूला बना आपका। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि दो फलन हैं, दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर अगर उनका समाकलन करना पड़ेगा तो हमारे लिए फॉर्मूला रहेगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। आपको इन दोनों का गुणा करवाना है, फिर जो आएगा ना उसका अभी समाकलन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का निशान और dx अभी भी लिखा हुआ है इस पे, देख रहे हैं? तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखवाएंगे तो हम लिख सकते हैं दो फलनों के गुणनफल का समाकल क्या होगा, पहला फलन दूसरे का समाकल, पहला वाला फलन लिखेंगे और दूसरे का समाकल लिखेंगे, माइनस पहले फलन का अवकलन लिखेंगे, पहले का अवकलज गुणे दूसरे का समाकल, दूसरे का समाकल, और जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उसका समाकल करना पड़ेगा फिर आपको। तो पहले के अवकलज और दूसरे के समाकलन का जो गुणा आएगा उसका फिर से समाकलन हम करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, कि अगर दो फलन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, आपस में प्रोडक्ट में हैं, तो उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर जब आप एक आध क्वेश्चन करोगे ना तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हमको बतानी है, तो आप इसे नोट कर लो, फिर उन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। खंडसा समाकलन में आपने ये सीखा कि दो फलनों के गुणनफल का हम समाकलन किया करेंगे, और उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया। अब इसमें अगली जो प्रॉब्लम आपको पढ़ने वाली है वो ये है कि जब दो फलन हुआ करेंगे, एफ एक्स होगा और एक जी एक्स, इसमें अगली प्रॉब्लम ये आपको आ सकती है कि दोनों में से हम कैसे पता लगाएंगे कि किसको हमको पहला मानना है और किसको दूसरा मानना है। आप लोगों में हो सकता है कि जो पहले लिखा होगा उसको प्रथम और जो दूसरा लिखा होगा बाद में उसको द्वितीय मान लो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अवकलन में ये हो जाता था। अवकलन में दो फलन गुणा में होते हैं, उनमें से किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समाकलन में इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। जो दो फलन गुणनफल में आएंगे उनमें से किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आंसर है तो फिर आपको प्रथम और दूसरा फलन बड़ी समझदारी से मानना है। तो किसको पहला और किसको दूसरा माना जाएगा, आंसर है पहले का तो चाहे जिसको मान लोगे, लेकिन शर्त तो यह है कि दूसरे को मानने की शर्त है कि दूसरा फलन सदैव उसी को मानना चाहिए जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात हो जाए, जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकता हो। पहले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला देखा है
पहले का अगर आया भी है एक जगह पर तो पहले का अवकलन ही आया है बहुत ज्यादा। एक जगह पहला फलन तो ऐसे लिख दिया गया, एक जगह पहले फलन का अवकलज आया था। अवकलज करना तो आपको आता है। समाकलन हमेशा दूसरे फलन के साथ आया हुआ है, तो दूसरा फलन उसको मानना चाहिए जिसका समाकलन ज्ञात किया जा सकता हो आसानी से। तो शर्त क्या है कि प्रथम रुति किसको मानोगे? आंसर पहले की कोई शर्त नहीं है, दूसरे की शर्त यह है कि आप दूसरा फलन सदैव उसको मानेंगे जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लिख दीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या द्वितीय फलन ये शर्त है, द्वितीय फलन सदैव उस फलन को मानना चाहिए, द्वितीय फलन सदैव उस फलन को मानना चाहिए जिसका समाकल आसानी से ज्ञात किया जा सकता हो। ये शर्त है कि पहला फलन आप किसी को भी मान लीजिए, दिक्कत नहीं होगी आपको ज्यादा, पर दूसरा फलन हमेशा उसी को माना जाएगा जिसका समाकल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब जब ये शर्त बताई जाती है तो भी उसके बाद भी बच्चों को क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहा करती है, इसलिए एक तरीका और बनाया गया, वो इजी तरीका बनाया गया, पर वो कोई रूल नहीं है। देखो वो रूल नहीं है, वो केवल आपका काम क्या करवाता है, आसान करवाता है। इसलिए बताया जाता है आपको कि अगर ये चीज आपको कम, इससे आप कम समझ पाते हैं, इससे क्वेश्चंस को करने में आपको डिफिकल्टी मिलती है, तो आप चाहें तो एक मेथड आप याद कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है आइलेट। आइलेट, आइलेट में जो आई आता है ये किसके लिए आया हुआ है? ये आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन कौन से फलन आते हैं? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। L stands for logarithmic functions. लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस में कौन से आते हैं? लॉग एक्स टाइप वाले फंक्शन जो होंगे वो सब लॉगरिथमिक फंक्शंस में आ जाएंगे। इसके बाद ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन से आएंगे? x टू द पावर n टाइप के फंक्शन जो होंगे, है ना, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन आएंगे? साइन एक्स, कॉस एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आएंगे आपके। इसके बाद लास्ट में ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कौन से आते हैं? e टू द पावर x, a टू द पावर x टाइप के जो फंक्शन आएंगे वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आएंगे। अब इसमें कौन सा क्या समझने की बात है भाई? इसमें बहुआ समझने की ये बात है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया गया तो उसमें कितने फलन होंगे? दो प्रोडक्ट में होंगे। उनमें से आप दोनों फलनों को पहचानिए पहले कि ये वाला फलन कौन सा टाइप का है और ये दूसरा वाला फलन किस टाइप का है। दो टाइप के फलन यहां से कोई मिल गया
अब उन दो टाइप के फलनों में आप देखिए कि कौन सा अक्षर यहां पहले आ रहा है। जैसे आई पहले आ रहा है, एल उसके बाद में है, ए उसके बाद में, टी उसके बाद में, ई सबसे बाद में है। तो जो पहले आएगा उसको प्रथम फलन माना जाएगा और जो बाद में आएगा उसको दूसरा फलन मान लिया जाएगा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया गया, उसमें दो फलन आ गए, एक आ गया अलजेब्रिक फंक्शन और एक आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, मान लिया। तो बताइए पहला फलन किसको माना जाएगा? तो हमने अपने इस शब्द में देखा कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन आता है? अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। नहीं समझ में आया? तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आप पहचान करिए कि कौन कौन से दो फलन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक फलन मैंने यहां पर ले लिया, कुछ भी ले लिया, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। बताइए ये कौन कौन से फलन है? ये कौन सा फलन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बताइए आई और टी में किसको पहला मानना चाहिए, किसको दूसरा? तो पहले ये देखो कि आई और टी में शब्द में पहले आता कौन है? आई आता है पहले कि टी पहले आता है? पहले आई आता है। तो आई को आप प्रथम फलन मानोगे, इसको द्वितीय फलन मान के तब अपना कैलकुलेशन आप करेंगे जा करके। नहीं समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन आपको मिल गया x टू द पावर 3 log x dx, ये आपको क्वेश्चन मिला। दो फलनों का गुणनफल है, इस पे है गुणनफल। इसमें कौन कौन से फलन है? ये कौन सा फलन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फलन है? लॉगरिथमिक। अब बात ये है कि इसमें पहला किसको माना जाए और दूसरा किसको माना जाए? पहले एल और ए में पहले कौन आता है? एल पहले आता है, ए बाद में आता है। तो इसको पहला मानो और इसको कौन सा फलन मानो? दूसरा। तो आईलेट कोई रूल नहीं है, आईलेट कोई रूल नहीं है, ये हमें सुविधा देता है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। रूल तो यही है कि द्वितीय फलन सदैव उसको मानना चाहिए जिसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकते। अब आप कुछ बच्चे ये पूछ सकते हो मेरे से कि सर समाकलन इसका आसानी से, देखो इन दोनों में भी देख लो आप, इसका समाकलन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका समाकलन अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है log x का, इसलिए इसको क्या मानो? दूसरा। इसको क्या मानो? पहला। इन दोनों में किसका समाकलन आपको आसानी से आ जाएगा? साइन एक्स का, इसलिए इसको क्या मानो? दूसरा फलन। तो ये आईलेट का रूल हमारी हेल्प करता है, पर याद रखें ये रूल नहीं है, ये खाली हमारी हेल्प करता है, ये हमारी सुविधा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको ध्यान कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं। बाकी रूल तो यही है कि दूसरे फलन उसको मानना चाहिए हमेशा जिसका क्या निकाला जा सके? समाकलन आसानी से किया जा सकता हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगा के हम आपको दिखाते हैं एक दो, तो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है, आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। ध्यान से देखो बेटा, यहां दो फलन है और दोनों प्रोडक्ट में है, इनका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। अब इसमें प्रथम और द्वितीय हमको मानना पड़ेगा, तो पहला किसको माना जाए और दूसरा किसको माना जाए? आईलेट का हमने देखा तरीका, आईलेट में से ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब ए और टी में आईलेट शब्द में पहले कौन सा आता है अक्षर? पहले ए आता है, हाँ पहले ए आ जाएगा, तो इसको क्या मानना चाहिए? प्रथम फलन। और इसको क्या मानना चाहिए? दूसरा फलन। समझ आया आपको? चलिए, फॉर्मूला क्या था? पहला फलन गुणे दूसरे का समाकल माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकल इंटू dx, मतलब फिर पूरे का समाकलन करना है। चलिए, पहला फलन दूसरे का समाकल cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x की माइनस sin x, माइनस sin x, sin x माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक क्या होगा? 1 cos x, दूसरे का समाकल cos x का समाकल sin x, और इंटू क्या लिखना पड़ेगा? dx। कुछ बात समझ में आई आपको? x इंटू साइन एक्स माइनस,
अब यहां क्या बचा, साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, कॉस एक्स प्लस सी। सबसे लास्ट में जाके हम एक सी अप्लाई कर देंगे बस। आप ये मुझे से पूछ सकते हो कि सर जब जब हम समाकलन करते हैं तब तब हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। आपने यहां पर cos x का समाकलन किया है, फिर यहां एक cos x का किया था, अब इसका कर रहे हो, तो आप यहां पर कांस्टेंट नहीं लगा रहे हो। लगा दें क्या, देखो देखो लगा लीजिए, और कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा जरा आप, कि इसी को फिर से मैं ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। देखो सारी चीजें आप सीख लो, करना ना करना अलग बात है। तो मुझे फॉर्मूला लगाना है, पहला फलन इसको माना है ना, दूसरा इसको माना है, पहला फलन दूसरे का समाकल cos x का समाकल, क्या चीज, ये cos x का समाकल है ना, या तो हाँ sin x आएगा, हम सोच रहे हैं sin x का समाकल है, नहीं cos x का है और उसका sin x आएगी वैल्यू। तो पहला फलन दूसरे का समाकल, देखो cos x का समाकल कर रहे हैं ना, क्या आएगा, आप यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम जब समाकलन करते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने cos x का समाकल क्या किया, sin x, और हमने कांस्टेंट लगा दिया उसके साथ। अब आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। कभी कभी हुआ है पहले क्लासेस में, कुछ बच्चे ऐसा रहे हैं, पूछते थे कि सर आपने तो बताया था कि आप जब इंटीग्रेट करोगे तो उसके बाद एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है उसके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट लगाना पड़ता है तो क्या यहां नहीं लगाना पड़ेगा, यहां तो cos x को आप इनडेफिनिटली इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आंसर लगा लो, अच्छा लगा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक कितना आएगा 1, दूसरे का समाकल cos x का फिर समाकल करोगे, cos x का समाकल क्या आएगा, sin x प्लस k नहीं आएगा, देखो क्योंकि आप फिर से cos x का समाकलन कर रहे हो, और cos x का समाकल sin x प्लस k, एक कांस्टेंट लगा के रखना पड़ता है मुझे। सॉल्व करो, x sin x प्लस kx माइनस इनका समाकलन करिए, ये तो एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x का क्या हो जाएगा, sin x का होगा माइनस cos x, k का समाकल x के सापेक्ष क्या होगा, kx, k कांस्टेंट है ना, kx, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस c, क्योंकि हम अब इसका समाकलन किया है हमने, तो इसके लिए एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए, x sin x प्लस kx प्लस cos x माइनस kx प्लस c, माइनस kx से प्लस kx कैंसल हो गया, x sin x प्लस cos x प्लस c। देखो कुछ बात समझ में आई कि आप जितनी बार करो समाकलन उतनी बार आप कांस्टेंट लगाओ, लेकिन ऐसा करने से आपका सवाल 2-3 लाइन बड़ा हो सकता है, पर आंसर वही आएगा जो वहां पर आया था। आप देख लो ना, kx से kx तो बीच में कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन तो यही था ना कि ये बताया गया है आपको जितनी बार आप समाकलन करेंगे उतनी बार इंटीग्रल के साथ में आपको क्या लगाना चाहिए, कांस्टेंट। हमने करके देखा तो हमने जो वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट अलग से लगाया तो वो बीच में क्या हो गया, बाद में जाके कैंसिल ही हो जाना है। तो हम आगे से ये सब नहीं करा करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करते जाएंगे और सबसे लास्ट में एक कांस्टेंट लगा देंगे। और जो लोग जितनी बार समाकलन करेंगे उतनी बार कांस्टेंट लगाएंगे, क्या उनका गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन उनका भी आंसर वही आएगा जो इसका आएगा। समझ रहे हैं आप, वो बाद में जाके क्या हो जाना है, उसको कैंसिल ही तो हो जाना है, इसलिए हम उसको लगाना ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हम पूरे का समाकलन कर लेंगे तो लास्ट में एक कांस्टेंट लगा देंगे, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन छोटा बना रहता है, आंसर भी वही आता है। इसमें क्वेश्चन 2-4 लाइन बड़ा जरूर जाता है ऊपर से। तो बताइए, आप जितनी बार समाकलन करेंगे उतनी बार समाकलन कांस्टेंट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमने करके देखा तो हमें फर्क क्या पता चला,
हमें पता ये चला कि अगर लगाते हैं तो भी वही रिजल्ट मिलता है, नहीं लगाओ तो भी वही रिजल्ट मिलता है, तो फिर हम नहीं लगाते, लगाना उसको छोड़ देते हैं। लगाना चाहिए वैसे तो, और सबसे लास्ट में हम जाके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिठा देते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? समझ रहे हैं तो आप जल्दी से नोट कर लें, इसको हटाते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रकार है, उसका समाकलन कैसे करते हैं। देखो नोट करिए जल्दी से। समाकलन में ये एक फंक्शन का फॉर्मेट है, ये एक टाइप का फलन है कि अगर कभी इस टाइप का कोई आता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो उसको आप कैसे कर सकते हो बड़ी जल्दी से। इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पहले तो इस टाइप को पहचानिए कि इस टाइप पे खास क्या है आखिरकार जो इस टाइप को लिया जा रहा है। इसमें स्पेशल ये है कि बाहर इसके क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, और अंदर में क्या होना चाहिए, एक फलन होना चाहिए, और उसी के साथ प्लस या माइनस में क्या होना चाहिए, उसी का अवकलज होना चाहिए। कुछ बात समझ में आई? ये वो वाला फॉर्मेट है। अगर ऐसा आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बाहर में क्या रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अंदर क्या होना चाहिए, एक फलन, और उसके साथ प्लस या माइनस में उसका अवकलज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया। क्या ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है कि नहीं है? देखो बाहर e टू द पावर x है, अंदर अगर साइन x को फलन मानोगे तो cos x उसका क्या है, अवकलज है। ये e टू द पावर x है, ये fx है, और ये f डैश x है। समझ आया आपको? बहुत सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हो सकते हैं। यहां पर हमने लिख दिया e टू द पावर x सेक स्क्वेयर x प्लस tan x dx। देखो ये e टू द पावर x है, अंदर जो दो फलन है इनमें से एक फलन और एक उसका अवकलन होना चाहिए। कौन फलन है बताओ? हाँ, tan x fx है, और इसको देखिए ये उसका अवकलज है। देख रहे हैं आप? और देखिए e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वेयर dx। इसको देखिए, बाहर e टू द पावर x है, अंदर 1/x फलन है, और 1/x का अवकलज क्या होगा, -1, ये उसका अवकलज है। तो e टू द पावर x है, ये fx है, और ये क्या है, f डैश x। तो इस तरीके के और भी फॉर्मेट हम आपको बता सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे e टू द पावर x है, यहां पर साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस x स्क्वेयर dx। देखो e टू द पावर x बाहर, अंदर साइन इनवर्स x प्लस ये है, तो ये फलन है, और इसको देखो ये इसी का तो अवकलज है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है बेटा। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो इसको, e टू द पावर x इंटू fx dx प्लस e टू द पावर x इंटू f डैश x dx। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो फलन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है और ये एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसको क्या मानो, सेकंड, और इसको क्या मान लो, फर्स्ट। फॉर्मूला अप्लाई करो। ऐसे सवाल में इन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, ये आप याद रखिएगा। तो पहला फलन, दूसरे का समाकल e टू द पावर x का समाकल e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक fx का अवकल गुणांक क्या होगा, f डैश x, पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकल e टू द पावर x का समाकल dx। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया बस। पहला फलन, दूसरे का समाकल माइनस पहले का अवकल गुणांक, दूसरे के समाकलन का समाकलन। ये तो इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। अब ये भी तो लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx। समझ में आया? इसको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ज्यों का त्यों रख देंगे आप। अब देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। मिलाओ जरा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx।
एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आ गया आंसर e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो कभी भी ऐसी फॉर्मेट आ जाए ना, कभी भी ऐसी फॉर्मेट आ जाए तो आंसर क्या होगा, e टू दी पावर x तो आएगा आएगा, और साथ में एक फलन है और एक उसका अवकलन है, तो यहां आंसर में e की घात x के साथ कौन आएगा, फलन आएगा कि अवकलन आएगा, फलन आएगा, एफ एक्स आएगा, और साथ में क्या होगा प्लस सी। तो अगर कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट मिले e टू दी पावर x फलन प्लस उसी का अवकलज dx, तो आंसर में क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x इंटू फलन प्लस सी। समझ आया? अब इसको देखो, बताओ इसका e की घात x, ये फलन, ये अवकलज, आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई खर्चा नहीं है, न लाइन का, न पेन का, न टाइम का, सारे खर्चे आपके बच गए, आंसर आ गया सीधे सीधे। समझ आया कि नहीं आया आपको? यहां पर e टू दी पावर x, इन दोनों में फलन कौन है, tan x, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan x प्लस सी। e की घात x, इन दोनों में फलन कौन है, 1/x प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। इसका क्या होगा, e टू दी पावर x, इन दोनों का फलन कौन है, साइन इनवर्स x प्लस सी। समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप पूरे सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, गुणा करने के बाद दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को नहीं करना, तो दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गई, डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट के लिए आपका रूल है। बताइए कुछ, ये बात समझ आएगी कि नहीं आएगी आपको, आ गई समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आने पर ऐसा कर लिया करिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स में क्या कर लिया हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे। तब तक आप चाहें तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहचान के कि किसको पहला मानेंगे, किसको दूसरा मानेंगे, ठीक है? आप कोशिश करिए, आप देखिएगा आपको जरूर आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।